हाँ ऑन है। जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम टू योर एच टू स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास रंजन, और आज जो क्लास हो रही वह लेक्चर हम लोग का 4 होगा, है ना। लेक्चर 4 जो हम लोग यानी पिछले 3 दिनों से इस लेक्चर को कवर कर रहे थे, इस पार्ट को कवर कर रहे थे, और आज हो सकता है कि यह पार्ट कंप्लीट हो जाए, है ना। और लेक्चर यानी अगर टोटल देखें तो लेक्चर 4 हो जाएगा, यानी 4 वीडियो हो जाएगा, है ना। इस चैप्टर का 4 वीडियो हो जाएगा। अगर आप ये 4 वीडियो को अगर देखते हैं ना, आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन ना एग्जाम में आएगा और यहां से ना कहीं जाना है ना। तो ये जो हम लोग का चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, इसका आज की क्लास में लेक्चर 2 होगा, है ना। सॉरी, लेक्चर 4 है, ये चैप्टर नंबर 2 है। देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तो शायद आप लोग अगर लेक्चर को देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हम वहां पर संगठित अर्थव्यवस्था और असंगठित अर्थव्यवस्था का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे, यानी संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार फिर से उसको चर्चा कर लेते हैं कि क्या चीज क्या था। संगठित, संगठित और एक क्या था, और दूसरा था, यहां पर इसको देखेंगे, एक तरफ संगठित और दूसरा असंगठित, है ना। यहां पर आप इसको हर्षिकार अच्छा से कर लेंगे, है ना, हर्षिकार होगा। संगठित यहां पर भी कर लेंगे। संगठित और असंगठित, यानी हम इसकी चर्चा कर रहे थे पिछला वीडियो में। हम इसको बताया है कि संगठित और असंगठित क्या चीज होता है। संगठित में हम बात किए थे कि इसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है, यानी ये जैसे आप देखते हैं ना, कोई व्यक्ति एसएससी के थ्रू जा रहा है, कोई रेलवे में जा रहा है, कोई यूपीएससी कर रहा है, मतलब कोई आईएएस वगैरह है, तो वो कैसी संस्था है, वो एक संगठित संस्था है। यानी उसमें आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको हर एक संडे को छुट्टी मिलेगा, हर रविवार को, हर रविवार को आपकी छुट्टी होगी, जिसका वेतन आपको नहीं काटा जाएगा। इसमें आपको कोई निकाल नहीं सकता है, इसमें कोई कोई नहीं निकालेगा, है ना, कोई नहीं निकालेगा। अगर आप गलत करते हैं, कुछ सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आपको निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे बाकायदा नहीं निकाला जा सकता। इसमें आपको वेतन नहीं काटा जाएगा, यानी आप इसमें आपको अगर नहीं भी जाते हैं काम में, किसी दिन हो सकता है अगर लिव, जैसे संडे को है, संडे को आप अगर नहीं गए, तभी इसमें वेतन जो होता है, वेतन नहीं काटा जाता है ना, वेतन नहीं काटा जाता है। इसमें मेडिकल सुविधाएं होती है, इसमें मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा होती है ना, चिकित्सा सुविधा होती है, चिकित्सा सुविधा होती है। और वहीं आप इसमें देखेंगे तो इसमें पेंशन वगैरह की सुविधा होती है, पेंशन की भी सुविधा होती है ना, पेंशन की सुविधा होती है। और आपको इसमें क्या होता है, पूरा एक नियम कानून के थ्रू, नियम कानून इसमें पूरा एक लीगल होता है, लीगल के थ्रू आपको पूरा, जब इसमें ज्वाइनिंग करवाया जाता है तो वहां पर प्रोसेस बताता है कि आप अगर ऐसे काम करेंगे, आप अनडिसिप्लिन दिखाएंगे, तो आपके साथ ये काम किया जाएगा। यानी जो कुछ होता है वो आपको ज्वाइनिंग के समय ही बता देता है ना। लेकिन असंगठित वाला में क्या होता है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आपको कब निकाला जाएगा। यानी हर एक क्या हरे, क्या यहाँ पर लिखे रविवार, रविवार यहाँ कीजिए, रविवार, है ना, हर एक रविवार को छुट्टी रहता है, जबकि यहाँ पर रविवार को छुट्टी नहीं होता है, रविवार की छुट्टी नहीं होती है। और आप अगर छुट्टी में जाते हैं तो आपको वहां पर वेतन काट लिया जाएगा, यानी यहाँ पर वेतन काट लिया जाता है, वेतन काट लिया जाता है ना। यहां पर आपको जो है निकाला जाएगा, निकाला जा सकता है। जैसे देखिए क्या होता है, जब अगर किसान वगैरह, अगर उनको कभी काम होता है, कुछ ऐसे
कभी कभी काम अगर लग जाता है वो क्या कर लेते हैं, वो मजदूर ला लेते हैं और अगर काम खत्म हो जाता है तो भेज देते हैं। लेकिन ये संगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। और इसमें आपको चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती है, यानी चिकित्सा जो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। और इसमें जो है पेंशन नहीं दिया जाता है, पेंशन नहीं दिया जाता है। यानी ये है संगठित और असंगठित कुछ क्राइटेरिया है जो आपने कल के क्लास में बिल्कुल पढ़ रखा है पूरा, है ना। तो आज देखिए हम वहीं पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम जो है असंगठित यहां पर देखिए जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या चीज है वो देखिए। ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे होगा। यानी जो असंगठित क्षेत्र वाले जो श्रमिक हैं जो काम करते हैं उनमें उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, उनका भी संरक्षण होना चाहिए, है ना। तो उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार क्या है प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। देखिए कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि कभी कभी जो होता है संगठित क्षेत्र वो असंगठित क्षेत्र जैसे काम करने लगता है। जैसे अभी आप अगर जो अग्निवीर वाले आप अगर वो देखे होंगे, अग्निवीर वाला जो मुद्दा है उसमें क्या है, आप यदि उससे 4 साल के बाद बाहर होते हैं तो आपको वहां पर पेंशन वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, चिकित्सा वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। वो बशर्ते जो आपसे कार्यकाल के दौरान में जो पैसा काटा जा रहा है और वो कुछ सरकार अपनी जगह से मिला करके आपको वो रिटायरमेंट के टाइम दे देती है। लेकिन ये क्या हो रहा है, 4 साल में निकाल दिया जा रहा है। तो यही चीज बोल रहा है कि क्या संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। देखिए क्या होता है जब संगठित क्षेत्र को अत्यधिक मांग होती है, जैसे अभी आप अपने गांव से हैं, आपके गांव में एक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है। अब आपके गांव में अगर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का जरूरत है तो आप इन्फोर्स डालेंगे, गांव के मुखिया पर मुखिया डालेगा, ब्लॉक में ब्लॉक असर आगे जाएगी, या आप विधायक पर डालते हैं, विधायक जाके मुख्यमंत्री को बताएगा, या आप यदि संसद को डालते हैं, संसद जाके संसद भवन में बताएगा। तो ये जो है यहाँ पर आप इन्फोर्स कर रहे हैं, जब इन्फोर्स कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर वो खुलेगा तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी तब उसकी मांग होगी। यहाँ पर जो बोल रहा है संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार क्या करती है, प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यानी देखिए क्या होता है, जैसे एक बढ़ने की चांस होती है, जैसे हम बात करते हैं कि आप देखते होंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में आप देखते होंगे कि 2013 से 14 तक आदि किस प्रकार से बूम की, यानी कि इतना जल्दी बढ़ गया। लेकिन ये जो है कि क्या हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। लेकिन इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो है अत्यंत धीमी गति है, यानी बहुत धीमी है भाई। आप देखो कि हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसीज कितने, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000, 17,000, यानी इस प्रकार से वैकेंसीज भरी आती है। और उसमें फॉर्म कितने डाले जाते हैं, 54 लाख, 60 लाख, 48 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इतना ये आप देख रहे हैं, इतना फॉर्म डाला जाता है। तो ये क्या है, वो जो क्या है उसकी गति बहुत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। और यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी राजनीतिक, कर, वचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं और परिणामतः बहुत से
श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। जहां बहुत कम वेतन मिलता है उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है और उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। जैसे देखिए यहाँ पर आप अगर ऐसे देखते होंगे कि आप अभी प्राथमिक क्षेत्र में सॉरी यहाँ पर जो जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कितने टीचरों की वैकेंसीज है यानी खाली है। तो वहां पर आप देखेंगे कि टीचर की संख्या जो शिक्षक है, गवर्नमेंट को शिक्षक चाहिए, गवर्नमेंट को शिक्षक चाहिए है ना, लेकिन गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि वो कितना मेहनत करते हैं। अब अगर अच्छे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल अगर अच्छा स्कूल अगर चल रहा है कहीं पर थोड़ा टाउन वगैरह में, वो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप गांव वाला देखिए उसे भैंस बैठता है, उसे मेहनत कोई करता है नहीं करता है। अब वहीं पर देखिए एक जो प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षक है, ये जो शिक्षक है ये कितना ज्यादा मेहनत करता है, ये जो शिक्षक है ये कितना ज्यादा मेहनत करता है बेचारा, इसको पूरा दिन खटाया जाता है। एग्जाम के टाइम में कॉपी जांच करना है, कॉपी बनाना है। सरकारी स्कूल वालों कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वो आता है ऊपर से कॉपी, एग्जाम दिया, एग्जाम हो के उस लेबो नहीं करता, अपने नंबर भर देता है, सब भेज देता है यहाँ से। तो ये क्या है, यानी इनमें जो असंगठित क्षेत्र है इनमें वेतन बहुत कम है। और वहां देखिए आप जो प्राइवेट जो स्कूल के टीचर हैं उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है, बहुत अधिक खटाया जाता है। तो यही है कि उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और ना ही इसमें कोई लाभ है, यानी इनको ना ही यहाँ पर कोई लाभ मिल पाती है, यानी मेडिकल सुविधाएं या आप ट्रैवल वगैरह का कुछ जैसे आप अगर देखिए क्या सरकारी स्कूल का अगर कोई टीचर है लोन वगैरह में उन्हें संरक्षण दिया जाता है, लेकिन इसका कोई यहाँ पर लाभ नहीं होता है भाई, है ना। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आप आगे देखो, यहां पर देखो थोड़ा सा कि सन 1990 से यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र बहुत अत्यधिक श्रमिक अपना रोजगार होते जा रहे हैं और ये लोग असंगठित क्षेत्र में काम जो कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हो गए हैं। तो देखिए अगर क्या हो रहा है कि जो संगठित क्षेत्र वाले लोग थे वे लोग भी अपना रोजगार को क्या कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, अपना रोजगार को छोड़ते जा रहे हैं और वो जो है विवश हो गए हैं असंगठित क्षेत्र में काम करने को, बिकॉज उन्हें संगठित क्षेत्र में काम मिल नहीं रहा है, उनकी गति बहुत धीमी गति है और इसलिए इन्हें ये क्या हो जा रहे हैं, विवश हो जा रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आया? अब आगे देखिए, अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। तो जो यहां पर बोल रहा है आपसे कि जो असंगठित क्षेत्र जो है, असंगठित क्षेत्र में ऐसे कुछ नियम कानून होने चाहिए जो देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, आप असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो आपके घर में जो बड़े होंगे, जो कंपनी वगैरह में जो काम करते हैं उनसे आप पूछिए, वो क्या करते हैं, वो बेहतर की तलाश में होते हैं। सपोज एट मानते हैं कि कोई व्यक्ति है किसी होटल का मैनेजर बन गया, कोई होटल का मैनेजर बन गया, लेकिन अगर उसके पास उससे ज्यादा बेटर आदमी आता है तो उसे 80% चांस है कि वो निकाल करके उसे रख लेगा। तो उन्हें तो भाई कोई संरक्षण मिला, वो डायरेक्ट बेचारा रोड में आ गया, है ना। तो ये है जो उन्हें भी संरक्षण मिलना चाहिए, यानी यहां पर बोल रहा है श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है, समझे। यहां पर देखिए आगे, यहां पर देखिए जो ये है असंगठित क्षेत्र का ये फोटो है, ये असंगठित क्षेत्र का फोटो है। ये बेचारा एक समय में क्या है, ये मंगरू है, ये मंगरू जो एक समय में कारखाना में काम करता था, ये मंगरू काम करता था। ये कारखाना जब बंद हो गए तो मंगरू को बेचारा ये परेशान होकर के इन्हें अंत में सब्जी बेचने की नौबत आ गई, यानी बेचारा अंत में सब्जी बेचने लगा, है ना। तो ये है असंगठित क्षेत्र का काम, भाई कहियो बंद कर देगा और कहियो भगा देगा, है ना। तो ये होता है असंगठित क्षेत्र। आगे देखो,
यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये जो देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है, जो जिनके पास मतलब वो समय सहायता उन्हें चाहिए, उन्हें संरक्षण चाहिए, तो ये कौन लोग हैं, यानी जो लाचार लोग हैं ये कौन लोग हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र, मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों और लोहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ पर जो भारत है, भारत में यहाँ पर क्या है ना कि जो किसान है उनके पास ना ज्यादा जमीन है, यानी उनके पास ज्यादा जमीन है ही नहीं, तो वो क्या चीज छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। और इन किसानों को समय के से बीज, कृषि उपकरणों, खास साख भंडारण सुविधा और क्या है विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। और ये वैसे किसान हैं जिन्हें हमें पर्याप्त मात्रा यानी सफिशिएंट मात्रा में जिनका उनका जितना यूज है, उनके यूज लायक जो अपने खेती में वो काम कर सके, खाद हो गया, इन सेक्टर जो यूज होते हैं, मशीन वगैरह हो गया सिंचाई के लिए, इन सारी चीजों को उनके लिए जरूरत है ना, यानी उपलब्ध कराने की जरूरत है। अब आगे देखिए, शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योग के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र, यानी शहरी क्षेत्रों में जो आप असंगठित क्षेत्र देखते हैं, तो लघु उद्योग जो बड़ा उद्योग है, वो बड़े उद्योग में श्रमिकों जो श्रमिक काम करते हैं, निर्माण वगैरह का, व्यापार एवं परिवहन में कार्य करते हैं, जैसे व्यापार गाड़ी वगैरह चलाने में, है ना, तो वो जो काम करते हैं, जो आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता, यानी जो सड़क में विक्रेता वगैरह लोग होते हैं जो आप बेचते रहते हैं, कभी टोकरी में तो कभी ठैसा में, कभी गाड़ी में, कभी बाइक में, है ना, और सिर पर बोझा उठाने ढोने वाले श्रमिकों, यानी जो सिर में बोझा वगैरह ढोते हैं, यानी विभिन्न सारे श्रमिकों, और वस्त्र निर्माण करने वालों और कपड़ा जो कबाड़ उठाने वालों से रचित है। और लघु उद्योग को भी कचरे माल की प्राप्ति और उत्पाद के जो विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। देखिए जो वैसे मजदूर हैं जिन्हें कहीं पर वो परमानेंट सेटल नहीं हो पाए हैं, यानी उनके उनके अंदर जो नॉलेज यानी क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं के बराबर है, तो इन सारे मजदूरों को भी क्या देना चाहिए, संरक्षण दिए जाने चाहिए। समझ में आया? आगे देखिए, हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं और जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं, और ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। देखिए क्या होता है, जो लोग दूसरे यहाँ काम करते हैं, जो लोग दूसरे यहाँ काम करते हैं वो अत्यंत पिछड़ा हुआ एसटी एससी ओबीसी के लोग ही काम करते हैं, और ये एसटी एससी ओबीसी के लिए काम करते हैं, तो ये तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है ही, लेकिन इनके साथ जो है सामाजिक भेदभाव भी किया जाता है, यानी सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। यानी इसको लाभ उन्हें प्राप्त हो, उन्हें ये फील ना हो सके कि हम अपने देश में है या नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे उन्हें क्या हो सके, सहायता मिल सके और संरक्षण मिल सके। समझे? अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, आप इसको थोड़ा सा समझिए, है ना, इसको समझिए।
प्राथमिक उद्योग, असंगठित, असंगठित, हमें यहाँ पर भी इतना चीज हमने देख लिया है। अब यहाँ पर आपको ये चीज देखने की जरूरत है, स्वामित्व आधारित क्षेत्रक और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। ये क्या होता है भाई? स्वामित्व आधारित क्षेत्रक और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक क्या होता है आप उसको समझिए, और स्वामित्व पर आधारित क्षेत्रक होता है उसको समझिए। देखिए यहाँ पर जो होता है स्वामित्व के आधार पर जो हम देखते हैं, जैसे उसका मालिक कौन है, मालिक कैसा है भाई। हम लोग देखते हैं ना कि कोई, अगर हम देखते हैं कि कुछ कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसका मालिक कौन है भाई, कैसा नेचर है उसका। तो स्वामित्व के आधार पर मालिक को ही नहीं देखा जाता है, बल्कि इन्हें क्या चाहिए, ये अपने हिसाब से काम करेंगे। जैसे अगर कुछ आपको लगता है कि कोई एयरटेल कंपनी है, जैसे एयरटेल कंपनी है, एयरटेल कंपनी आपको लगता है कि एयरटेल को रिचार्ज नहीं बढ़ाना चाहिए, तो क्या आपको कहने से रिचार्ज कम कर देगा? नहीं करेगा। वो अपना इंडस्ट्रीज का अपना खुद वो मालिक है, तो यानी वो अपना स्वामी है, तो वो अपने अनुसार से काम करेगा। यानी लोगों को नहीं देखेगा कि लोगों के पास पैसा है कि नहीं है, लोग गरीब हैं कि अमीर हैं, उन्हें इस चीज की मतलब नहीं है, उन्हें रिचार्ज बढ़ाना है तो रिचार्ज बढ़ाना है। समझे? ये होता है स्वामित्व के आधार पर। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी क्षेत्र का मतलब, देखो सार्वजनिक निजी क्षेत्र में क्या चीज, वो लोगों के हित के लिए काम करेगा। लोगों को क्या चाहिए, यानी उसके लिए वो काम करेगा। जैसे अगर लोगों को चाहिए कि भाई अगर रिचार्ज कम होता, सब लोग इजीली आराम से रिचार्ज वगैरह करा पाते, तो ये लोगों के कल्याण के लिए सोचता है। और ये लोगों को कल्याण से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ क्या चाहिए, इन्हें पूंजी चाहिए, यानी पैसा चाहिए, ये रोकड़ा चाहिए सिर्फ, है ना। देखिए यहां पर जो आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो जाता है, इसमें जो है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश जो परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, जैसे आपके यहाँ पर जो आपके गांव घर में नल वगैरह लगा होगा, तो वो कैसा है, वो सार्वजनिक चीज है, और उसका स्वामी कौन है, तो उसका स्वामी सरकार है ना। और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। से निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाक सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को वगैरह अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जो ऐसी ये कंपनियां हैं निजी स्वामित्व में है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है, इसकी सेवाओं को प्राप्त। देखिए यहाँ पर जो निजी व्यक्ति है, निजी व्यक्तियों का क्या ध्येय, उद्देश्य उनका जो है, उद्देश्य जो है लाभ कैसे मिलेगा, उनका लाभ कैसे होगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा सकते हैं, यानी ये उनका उद्देश्य होता है। समझे? अब वो जो लाभ प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। जैसे आप एयरटेल को भुगतान करते हैं ना भाई, वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है, और वो अपना लाभ के चलते अपना जो है रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, लाभ एकल स्वामियों और कंपनियों को क्या करते हैं, भुगतान करना पड़ता है। और सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या है, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। यानी देखिए ये जो है सरकार का ऐसा क्या जरूरी है भाई, सरकार का है व्यय करता है। जैसे आप देखिए सब्सिडी वगैरह मिलती है ना, न्यूज़पेपर में सब्सिडी है, गैस में सब्सिडी है, तरह तरह के सब्सिडी है ना, तो इसे सरकार क्यों देती है। वैसे सरकारी आपको नल आपके घरों तक पानी क्यों पहुंचाया जा रहा है, तो इसका कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो गतिविधियां होगी, और इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे आप समझिए, आपको यहाँ पर समझ में आएगा क्या चीज बोलना चाह रहा है ना। देखिए यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज में सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्या होता है, देखिए क्या होता है, समाज में मांग होता है, डिमांड होता है भाई, समाज में डिमांड है, लेकिन जो निजी व्यक्ति है वो क्या वो उचित मूल्य में कराना चाहेगा, नहीं, उसे क्या सोचेगा कि हम इसे क्या करते हैं,
लाभ कमाते हैं, इससे लाभ कमाते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि इनमें कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है, और इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोग से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। पहला कारण क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना होता है। अब उन लोगों से हमें कलेक्ट करना है तो इतना तो आसान नहीं है, यानी करना या तो आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इनकी उचित कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, पतनों, बिजली आती, जैसे पतन वगैरह जो बंदरगाह वगैरह होता है वो कराते हैं तो उनका उचित मूल्य वो ले लेते हैं, है ना, उचित मूल्य लेते हैं। आदि का जब निर्माण करते हैं, ऐसा अडानी टीम है ना, अडानी टीम क्या करती है, पतन वगैरह बंदरगाह वगैरह बनाती है, सड़क वगैरह रेलवे भी बनाती है ना, तो निर्माण करती है और बांध आदि जैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। अब देखिए क्या होता है, कुछ गतिविधियां ऐसी है जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योग में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती है। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन कर सकती है। देखिए क्या होता है, अब जो सरकार इस तरह से काम कर रही है तो भाई अगर सबको ऐसे ही छोड़ देगी तो फिर उन्हें बनाने में भी पैसा लगता है, बहुत अधिक कोस्ट खर्चा होता है। जैसे बिजली वगैरह उत्पादन करना है, बिजली वगैरह उत्पादन करना है तो बहुत अधिक कोस्ट लागत लगता है। तो अब अगर ऐसे ही वो सरकार अगर सबको देने लगी तो दिवालिया हो जाएगी, सरकार इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो क्या करती है कि उनसे उचित मूल्य वगैरह लेती है ना। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार भारत सरकार किसानों के उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है और इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। अपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ क्या करती है, 9 में आप पढ़े हैं ना, खाद्य सुरक्षा। अपने जो लागत का कुछ भाग वहन करती है, यानी जो लागत होता है उसका कुछ भाग क्या करती है, सरकार अपना लेती है। और इस प्रकार जो सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अब अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है और इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ और गतिविधियों पर विचार किया, समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणवत्ता शिक्षा देना। विशेषकर जो प्राथमिक शिक्षा होता है, प्राथमिक शिक्षा जो सरकार की काम क्या चीज है, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ रखा है ना, पिछली कक्षा में आपने पढ़ रखा है, लेकिन पिछला अध्याय में भी पढ़ रखा है। ये सरकार को क्या होती है, जरूरी होती है कि वो अच्छी जो क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान करे, है ना, यानी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की क्या होती है, कर्तव्य है। अब भारत में जो निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, और भारत में जो है निरक्षर यानी बिना पढ़े लिखों की संख्या क्या है, विश्व में सबसे अधिक है। अब सोचिए, देखिए इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चों कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण के शिकार है मतलब उन्हें खाने को मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल ही नहीं रहा है, कुपोषण के शिकार हैं। और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं
और जो कुपोषित जो शिकार हैं उनमें से 1/4 जितने भी बच्चे हैं उसका 1/4 क्या है, बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। और उड़ीसा 40 अथवा मध्य प्रदेश 48 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों में अधिक है। यानी जहां पर जो विश्व के कुछ ऐसे देश है जहां पर निर्धन जो देश है उससे भी अधिक है। देख रहे हैं यहाँ पर उड़ीसा में कितना 40, मध्य प्रदेश में कितना 48। अब सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए जो आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी ये सारा चीज क्या है, सरकार को काम करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत जो निर्धनों की और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे। यानी उनका क्या करना है, बजट बढ़ा देना। जैसे ऐसे कोई राज्य हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उन राज्यों का बजट आप बढ़ा दीजिए और वहाँ क्या कर दीजिए, थोड़ा डेवलप कर दीजिए। यानी देखभाल के लिए पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करें। अब देखिए यहाँ पर एक सारांश है, आप इस सारांश को समझिए, है ना। सारांश को समझिए कि इस अध्याय में, इस सारांश मतलब क्या चीज, हम टोटल अध्याय में क्या क्या पढ़े हैं, यानी उसका सारांश। तो हम इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ समर्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। और अध्ययन किया ना, जैसे हमने प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ा है। और इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी किसी किसी संबंधित है। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार जो अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र में है। जिसे हमने देखा था ना कि वो अपना जो जीडीपी में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तृतीय क्षेत्र वाले, लेकिन रोजगार सबसे ज्यादा कहाँ पर है, प्राथमिक क्षेत्र में, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या अल्प बेरोजगारी कहते हैं, है ना। और हमने यह भी देखा है कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, कैसे वृद्धि होगा। और दूसरे वर्गीकरण में यह हम संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। और अधिकांशतः लोग जो है असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बारे में भी बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा है कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। समझ में आया? ये क्या है, ये टोटल पूरा सारांश जो आप पढ़ें ये इससे कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो क्वेश्चन आंसर है, इन सारे क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा, है ना। ये जो सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम वगैरह में, ये तो है ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको करवा देंगे, यानी जो संडे मैराथन होता है उसमें। तो इस तरह से जो होता है आज का क्लास जो होता है, जो बुक हम लोग का था, जो हम लोग का चैप्टर 2 था भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, वो खत्म होता है। और आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग कैसे खत्म करते जा रहे हैं। अभी और टोटल 5 चैप्टर और बच गया है। इसके बाद हम लोग का इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो आएगा जो आपको रिवाइज करा दिया जाएगा, है ना। तो ये जो है आप इस यहाँ पर देख लेंगे पूरा, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।